मित्रों नमस्कार, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, करंट अफेयर्स की श्रृंखला में YouTube पर अपलोड होने वाला ये मेरा दूसरा वीडियो है, जिसका उद्देश्य है कि आगामी परीक्षाओं में विद्यार्थियों की मदद करना। तो मित्रों, करंट अफेयर श्रृंखला का मेरा पहला प्रश्न है, भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों की संख्या कितनी है? पहला विकल्प है 5, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा विकल्प है 8 और चौथा विकल्प है 7। इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या बी 6। कुल 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों की संख्या 6 है। मित्रों, थोड़ा सा इसके विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि 19 मई 2020 को आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो है इस रैंकिंग को जारी किया था, जिसका आकलन वर्ष 2019-20 का था। इसके लिए, इस रैंकिंग के लिए कुल 1435 शहरों ने आवेदन किया था, जिसमें से कुल 6 शहर 5 स्टार रेटिंग, 70 शहर 1 स्टार रेटिंग और 65 शहर 3 स्टार रेटिंग पाए। शेष शहर कोई भी स्थान प्राप्त न कर सके। चूँकि हमारा प्रश्न है 5 स्टार, तो जो 5 स्टार रेटिंग वाले शहर हैं उसमें कुल 6 शहर हैं। उसमें है अंबिकापुर जो है छत्तीसगढ़ में है, राजकोट, सूरत ये दोनों गुजरात में है, मैसूर कर्नाटक में है, इंदौर मध्य प्रदेश में है और नवी मुंबई ये मुंबई में अवस्थित है। कुल शहर पीसीएस की परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि शहरों की संख्या कितनी है, या दे देगा कि इनमें से कौन शहर नहीं हैं। तो हमें जो है 6 शहरों का नाम याद रखना चाहिए। इसके बाद जो है 1 स्टार रेटिंग वाले जो शहर हैं उनमें कुल 70 शहर हैं, जिनमें से दिल्ली छावनी है, बड़ोदरा है, रोहतक है। और 1 स्टार रेटिंग में उत्तर प्रदेश के कुल 6 शहरों को भी स्थान प्राप्त हुआ है। अलीगढ़, गजरौला, गाज़ियाबाद, झांसी, लखनऊ और नोएडा, मतलब इन 6 शहरों को 1 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। चूँकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है और 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा है, इसलिए भी प्रश्न आ सकता है कि आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहरों ने अपना स्थान बनाया? तो 6 शहरों ने अपना स्थान बनाया है। कौन कौन से? अलीगढ़, गजरौला, गाज़ियाबाद, झांसी, लखनऊ और नोएडा। इसके बाद 3 स्टार रेटिंग वाले शहर हैं 65 शहर हैं, जिसमें से करनाल, नई दिल्ली, तिरुपति, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, भिलाई, अहमदाबाद इत्यादि नगर हैं। इसके बाद मित्रों, हमारा दूसरा प्रश्न है, मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पहला विकल्प है निर्मला सीतारमण, दूसरा विकल्प है अमित शाह, तीसरा विकल्प है राजनाथ सिंह और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत का शुभारंभ सीतारमण, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने नहीं किया था, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आत्मनिर्भर भारत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देश की आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से ध्यान देने हेतु कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, ये इसका उद्देश्य है। और इसके लिए कुल 20 लाख करोड़ रुपया 20 लाख करोड़
20 लाख करोड़ रुपए कुल जो है प्रस्तावित किए गए हैं। इसके लिए कुल 5 एरिया बनाए गए हैं, 5 स्तंभ बनाए गए हैं जो इसका निर्धारण करेगा, जैसे है अवसंरचना है, अर्थव्यवस्था है, सिस्टम है, मांग है एवं जीवंत जनसांख्यिकी है। मित्रों, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, 3 मई 2020 में खुदरा विक्रेताओं को एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स मंच प्रदान किया जाएगा जिसका नाम है, पहला विकल्प है इंडिया प्लस, दूसरा विकल्प है भारत बाज़ार, तीसरा विकल्प है भारत एजेंसी, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसमें सही उत्तर है विकल्प डी, विकल्प बी, भारत बाज़ार, भारत बाज़ार। तो एंड टू एंड सेवा मतलब एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है और इसका उद्देश्य है ई प्लेटफॉर्म के तहत 95% खुदरा व्यापारियों को एक मंच प्रदान करना, और इसकी घोषणा जो है अखिल भारतीय व्यापारी संघ के द्वारा की गई थी और इसका एक लक्ष्य है कि 2020 के अंत तक 1 करोड़ खुदरा व्यापारियों को जोड़ा जाएगा। मतलब यह मुख्य रूप से खुदरा व्यापारियों से संबंधित एक प्लान है। मित्रों, मेरा अगला प्रश्न है, मई 2020 में किसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन की घोषणा की गई? पहला विकल्प है राजनाथ सिंह, दूसरा विकल्प है अमित शाह, तीसरा विकल्प है निर्मला सीतारमण और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो इसमें मित्रों सही उत्तर है विकल्प सी, निर्मला सीतारमण। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो संशोधन की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया और यह आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है इस अभियान को संपन्न किया जाएगा और इसे वित्त मंत्री ने 15 मई 2020 को घोषित किया था। मित्रों, अगला प्रश्न है, मई 2020 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया। इस सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? पहला विकल्प है 540 मीटर, दूसरा विकल्प है 450 मीटर, तीसरा विकल्प है 400 मीटर और चौथा विकल्प है 440 मीटर। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 440 मीटर। तो जो हमारी चंबा सुरंग है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 440 मीटर। 26 मई 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी घोषणा की गई थी या इसका उद्घाटन किया गया था और सीमा सड़क संगठन के तहत शिवालिक टीम द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है और वर्तमान समय में चंबा सुरंग जो है राष्ट्रीय मार्ग संख्या या उसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित चंबा शहर के नीचे ऋषिकेश धरासू मार्ग पर खोदी गई 440 मीटर लंबी सुरंग। अगर ये आ जाए कि चंबा सुरंग का संबंध भारत के किस राज्य से है, कहाँ से है? उत्तराखंड से है। और जो इसका निर्माण किया जा रहा है, इसमें जो तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, यह ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रियाई प्रौद्योगिकी का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। 4 धाम परियोजना के तहत इसका निर्माण किसके तहत किया जा रहा है? कौन सी परियोजना है? 4 धाम परियोजना के तहत जो है चंबा सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। मित्रों, अगला प्रश्न है, मई 2020 में
कुल कितने पारंपरिक कलाओं को जीआई टैग प्रदान किए गए? पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 5। मित्रों थोड़ा सा यहाँ पे त्रुटि हो गई है टाइप करने में, विकल्प सी की जगह जो है वहाँ पे 5 हो गया है, और जो हमारा आंसर 5 यहाँ पे विकल्प होना चाहिए था वह सी की जगह हो गया है। तो इसको आप लोग जो है यहाँ पे सी पढ़ें और यहाँ पे 5 पढ़ें, और विकल्प डी जो है उसमें 6 है। तो अभी हमारे देश में जो है समय समय पर जो पारंपरिक कलाएं होती हैं, पारंपरिक वस्तुएं होती हैं, खाद्य वस्तुएं होती हैं, उनको जीआई टैग जो है प्रदान किया जाता है। तो अभी हाल में ही जो है कुल 4 नए भौगोलिक इंडिकेशन को स्थान दिया गया है। इसका 12 मई 2020 को जो है इसका उद्घाटन किया गया, और किन किन भौगोलिक कलाओं को, पारंपरिक कलाओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है, उसमें पहला है सोहराई खोवर पेंटिंग। सोहराई खोवर पेंटिंग, ये भी प्रश्न बन सकता है कि सोहराई खोवर पेंटिंग जिसे अभी हाल में ही जीआई टैग प्रदान किया गया है, भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह है झारखंड से। तो झारखंड में एक ज़िला है हजारीबाग, वहाँ की आदिवासी महिलाओं द्वारा यह एक भित्ति कला से संबंधित कला है, पेंटिंग है, सोहराई खोवर पेंटिंग। दूसरा जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है तंजौर नेति वर्क्स। तंजौर नेति वर्क्स, यह तंजौर का मतलब तमिलनाडु हो गया, यह तमिलनाडु से संबंधित है, और दलदली पादप होता है एक एथिनोमेन एस्पेरा। तो इसकी जो है डंठल के जो भीतरी भाग होता है, इस पौधे के डंठल का जो भीतरी भाग होता है, उसी से जो है एक पुष्प जैसी संरचना बनाई जाती है, जिसे हम तंजौर नेति वर्क के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला है अरुम्बाउर की लकड़ी से नक्काशी। अरुम्बाउर की लकड़ी से नक्काशी, ये भी तमिलनाडु का ही है, जो है तमिलनाडु से ही संबंधित है। तमिलनाडु में एक ज़िला है पेरम्बलूर ज़िला है, तो वहाँ पे अरुम्बाउर लकड़ी होती है, तो उससे जो है विभिन्न प्रकार की नक्काशियाँ तैयार की जाती हैं। चौथा जो है तेलिया रुमाल जो है तेलंगाना से संबंधित है। इसमें लाल काला और सफ़ेद रंगों से हस्त निर्मित विभिन्न डिज़ाइन के जटिल सूती कपड़े निर्मित किए जाते हैं। तो मित्रों यह कुल 4 पारंपरिक कलाएं हैं जिन्हें अभी हाल में ही या 12 मई 2020 को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक आयोजित संकल्प पर्व अभियान हेतु संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की इच्छानुरूप किन वृक्षों के रोपण का आह्वान किया? पहला विकल्प है बरगद एवं आंवला, दूसरा विकल्प है पीपल एवं अशोक, तीसरा विकल्प है केवल बेल, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, मतलब बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल, इन सभी के वृक्षों को रोपण करने के लिए जो है रोपित करने के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। और ये इसका जो संचालन करता है वह हमारा संस्कृति मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है?
संस्कृत मंत्रालय है। इसके बाद मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, 29 जून 2020 को भारत सरकार ने कितने चाइनीज़ ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? पहला विकल्प है 52, दूसरा विकल्प है 57, तीसरा विकल्प है 59 और चौथा विकल्प है 47। मित्रों थोड़ी सी टाइपिंग में कुछ समस्या आई है, यहाँ पे बी की जगह 57 हो गया है, तो इसको हम आगे जो है आपको इंडिकेट कर रहे हैं, यह विकल्प बी है और यह विकल्प डी है। तो पहला विकल्प है 52, दूसरा विकल्प है 57, तीसरा विकल्प है 59 और चौथा विकल्प है 47। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 59। विकल्प सी सही है। भारत सरकार ने जो है अभी जब भारत और चाइना के बीच हालात कुछ बिगड़े थे, आंतरिक कलह बाह्य कलह प्रारंभ हुआ था सीमा पर, तब भारत सरकार ने जो है कुल 59 चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। कब लगाया था? 29 जून 2020 को। पहली बार कितने पे लगाया था? 59 ऐप्स पे प्रतिबंध लगाया गया था, जिसमें से टिकटॉक ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, वीचैट, हेलो इत्यादि जो है चाइनीज़ ऐप थे। और दूसरी बार भी जो है 47 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो कुल मिल अगर प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में कुल कितने चाइनीज़ प्रतिबंधित ऐप्स हैं, तो उनकी संख्या हो जाएगी 47 प्लस 59 106 हो जाएगी। 106 ऐप जो है भारत सरकार ने प्रतिबंधित किए हैं, किसके? चाइना के। मित्रों अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम एक्सीलेंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हमारा जो है प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान प्रणाली में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम, तो इसमें जो है लाइफ टाइम एक्सीलेंस पुरस्कार जो है, पहला विकल्प है डॉक्टर इंद्रशेखर सेन, दूसरा विकल्प है डॉक्टर VBS शर्मा, तीसरा विकल्प है डॉक्टर S सुरेश बाबू और चौथा विकल्प है प्रोफेसर अशोक साहनी। इसमें सही उत्तर है विकल्प डी, प्रोफेसर अशोक साहनी। प्रोफेसर अशोक साहनी को जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जो है लाइफ टाइम एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। एक्चुअली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जो है राष्ट्रीय विज्ञान प्रणाली में कई क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं। केवल लाइफ टाइम एक्सीलेंस के क्षेत्र में पुरस्कार नहीं दिया जाता, बल्कि कई क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। जैसे लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड हो गया, महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए पुरस्कार दिया जाता है, जियो साइंस एवं टेक्नोलॉजी के लिए पुरस्कार दिया जाता है, महासागर प्रौद्योगिकी के लिए पुरस्कार दिया जाता है। महिला वैज्ञानिकों के लिए एक अन्ना मणि पुरस्कार है, अन्ना मणि पुरस्कार इसी से संबंधित है, और यंग रिसर्चर अवार्ड है। तो इतने पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। तो हमारा सही विकल्प है डॉक्टर अशोक साहनी। इसके बाद जो और विकल्प हैं इसमें उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला विकल्प है डॉक्टर इंद्रशेखर सेन। डॉक्टर इंद्रशेखर सेन अभी हाल में ही बहुत चर्चित रहे हैं और यह कानपुर IIT के रिसर्चर थे और इन्हीं को जो है यंग रिसर्चर अवार्ड प्रदान किया गया है। डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को यंग रिसर्चर पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर VBS शर्मा को जो है मित्रों थोड़ा सा जो है इस समय डॉक्टर VBS शर्मा का नहीं याद आ रहा इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। इसके बाद आता है डॉक्टर S सुरेश बाबू।
डॉक्टर एस सुरेश बाबू को वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया है। वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया है। हाँ, डॉक्टर BBS शर्मा को जो है महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया है, डॉक्टर BBS शर्मा को। मित्रों, अगला प्रश्न है, हाल में ही जारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी? किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी? पहला विकल्प है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 1979, अगला विकल्प है शिक्षा नीति 1986 और लास्ट विकल्प है विकल्प डी यशपाल कमेटी। तो इसमें हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, शिक्षा नीति 1986। शिक्षा नीति 1986। अभी हाल में ही इसरो के पूर्व वैज्ञानिक प्रोफेसर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया था, जो लगभग 10 सदस्य उसमें थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की ओर जो है उन्होंने सरकार को इंगित किया है कि हमारी शिक्षा में जो है अब एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है। और यह जो है, चूँकि हमारा प्रश्न है किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। हमारे भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1959 में बनी थी। अब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में कौन कौन से संशोधन होंगे, ठीक है, शिक्षा नीति में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, उसका हम लोग जो है ये अलग से अध्ययन करेंगे। हाल ही में विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? पहला विकल्प है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, दूसरा है विशाखापत्तनम पोर्ट, तीसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही आंसर है विकल्प ए, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। 22 जुलाई 2020 को जो है इस पे जो है अडानी पोर्ट्स ने जो है अपना जो है दस्तखत किया था, अपना साइन किया था। और मुख्य रूप से जो है हमारा अडानी पोर्ट्स लिमिटेड जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित ये जो कार्बन उत्सर्जन होता है, ठीक है, उसे वर्तमान समय में जो उसका रेट चल रहा है 2% चल रहा है, उसे 1.5% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा एक संगठन होता है SBTI का मतलब होता है साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव। साइंस, एस हो गया साइंस, बी हो गया बेस्ड, टी हो गया टारगेट्स और आई हो गया इनिशिएटिव। इसका लक्ष्य ही है कि जो विभिन्न औद्योगिक कंपनियां होती हैं उनमें कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में सहयोग करना। तो अडानी पोर्ट ट्रस्ट ने इस पे जो है अपनी साइन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? पहला विकल्प है संसाधन मंत्रालय, दूसरा है मानव विकास मंत्रालय, तीसरा विकल्प है शिक्षा मंत्रालय और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसमें सही आंसर है विकल्प सी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। अभी हाल में ही 29 जुलाई 2020 को जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और 1985 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। और
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में जो व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है और हमारे जो शिक्षा का स्तर था उसमें परिवर्तन किया गया। अब हमारी शिक्षा का स्वरूप होगा 5+3+3+3+4, 5+3+3+4। इसमें 5 जो है हमारा है, तो उसमें अभी तक जो है प्राथमिक शिक्षा कक्षा, हमारी एज जब 6 साल की हो जाती थी तब हमारी प्राथमिक शिक्षा शुरू होती थी। लेकिन अब इस नीति के द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा को बदल दिया गया है। 3 से 6 साल के बच्चे, ठीक है, प्री प्राइमरी एजुकेशन इनकी एज होती है, प्री प्राइमरी एजुकेशन। अब जो हमारी प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक होती थी उसका स्ट्रक्चर बदल देगा। 5+3+3+4 का मतलब यहाँ पर 5 साल में 3 साल जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन है और 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 प्राइमरी एजुकेशन है। फिर +3 का मतलब हुआ कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, 3, 4, 5। फिर +3 का मतलब हुआ 6, 7, 8। फिर +4 का मतलब हुआ 9, 10, 11, 12। ये हमारे जो है शैक्षिक संरचना की गई है, जिसे जो है फाउंडेशन, जो 5 है उसको फाउंडेशन बोल रहे हैं, जो 3 है उसको प्राथमिक बोल रहे हैं, जो 3 है उसको माध्यमिक बोल रहे हैं, और फिर जो 4 है उसको सेकेंडरी कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति में 10+2 के स्थान पर किस पद्धति को अपनाया गया है? अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा की है। पहला विकल्प है इसमें 3+5+3+4, दूसरा है 5+3+3+4, तीसरा विकल्प है 2+3+5+4 और चौथा विकल्प है 4+3+3+5। मित्रों, इसका सही आंसर है विकल्प बी, 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए जिसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला विकल्प है बीजापुर, दूसरा विकल्प है प्रयागराज, तीसरा विकल्प है रांची, चौथा विकल्प है बहराइच। मित्रों, इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या ए, बीजापुर। बीजापुर वो कर्नाटक वाला बीजापुर नहीं है, बल्कि यह बीजापुर जो है उड़ीसा में अवस्थित है। तो एक प्रश्न आता है कि आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग कौन जारी करता है? तो आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर जो है बनाई गई है, इसका निर्माण हुआ है और फरवरी से जून 2020 के बीच की रैंकिंग की गई है। इसमें पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? बीजापुर को। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, एक है री भोई, यह मेघालय में है। री भोई कहाँ पे है? मेघालय में है। इसके बाद बहराइच है, तीसरा स्थान बहराइच को प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश में है। चौथा स्थान है नेवादा बिहार में है। और पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है मोगा को, मोगा पंजाब में है, मोगा पंजाब में है। और प्रथम डेल्टा रैंकिंग जो है जनवरी 2018 में जारी की गई थी। मित्रों, अगला प्रश्न है, 23 जुलाई 2020 को किस कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार इंडसैट 2020 का आयोजन किया गया? इंडसैट 2020 का आयोजन किया गया। पहला विकल्प है स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम, दूसरा विकल्प है ऑनलाइन पढ़ो अभियान, तीसरा विकल्प है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर है विकल्प एक, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम। स्टडी इन इंडिया
कार्यक्रम। इंडसैट का मतलब होता है इंडियन स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट। इंडियन स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट यह प्रथम बार जो है टेस्ट किया गया है और इसमें जो है कई देशों ने प्रतिभाग किया था। तो मित्रों, आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और यह आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आगामी परीक्षाओं में इससे कुछ न कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। मित्रों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।